दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे वेज बिल 2019 के बारे में। आजकल कुछ अफवाहें चल रही हैं। ये कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल 2021 में ये जो बिल है वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा और लोगों की सैलरी इन हैंड जो सैलरी है वो कम हो जाएगी। तो, तो जानते हैं कि ये बिल जब आया तो गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन था या किस लिए लाया जा रहा है। गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो बिल है वो बिल सोशल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करेगा। सोशल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने से यहाँ पर गवर्नमेंट का तर्क है हम रिटायरमेंट बेनिफिट जो है वो बढ़ाने चाहते हैं एम्प्लॉयज़ के, ताकि उनको ओल्ड एज में प्रॉब्लम ना हो। बात सही है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स बढ़ेंगे तो एम्प्लॉय जो पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं अपना काम करने के लिए किसी कंपनी को दे देते हैं, उनकी ओल्ड एज में इतना हक बनता है कि उनका सर्वाइवल अच्छे से हो जाए। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन यहाँ समझ में आता है कि यहाँ अच्छी इंटेंशन के साथ ये गवर्नमेंट जो है रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इम्प्रूव करना चाह रही है, ताकि जो पूरे टाइम पे हम एम्प्लॉय ने अपने कंपनी को सर्व किया उसके बदले में उसके एटलीस्ट इतने रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो कि उसका ओल्ड एज का जो टाइम है वो अच्छे से गुजर जाए। लेकिन क्या इसमें इस वेज बिल के इम्प्लीमेंट होने से हमारी जो इन हैंड सैलरी है वो एक्चुअल में कम होगी या नहीं होगी? क्वेश्चन ये है, विल रिड्यूस, ये क्वेश्चन है। अब समझते हैं क्यों ऐसा क्यों बोला जा रहा है और इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो पहले मैं बता दूं आपको, इस वेज बिल 2019 जो 1 अप्रैल 2021 में इंप्लीमेंट होने जा रहा है उसमें ये पॉइंट कहा गया है कि अगर आपकी सैलरी जो है, लेट्स से आपकी सैलरी कुछ भी हो, लेट्स से कि एक्स अमाउंट ऑफ योर सैलरी, यू आर गेटिंग एक्स अमाउंट ऑफ सैलरी, विल टेक एग्जांपल लेटर ऑन, उसका 50% जो है अब आपका बेसिक में होना चाहिए और 50% ही आपका समझ लें अलाउंस में, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग। ये कह रहे हैं कि मिनिमम आपको मिनिमम ये वाला जो पोर्शन है ना 50%, ये तो मैंडेट है। आप चाहें तो बढ़ाकर इसको मोर देन 50% भी कर सकते हैं। बट ये 50% से ज्यादा नहीं होगा। बिल्कुल। अब इम्पैक्ट इसका क्या पड़ेगा ये देखते हैं। एक्स अमाउंट अगर हमारी सैलरी है, 50% अगर बेसिक में है और 50% अलाउंसेस में है। अगर अभी करंटली मैं देखूं किसी भी कंपनी का अगर सैलरी स्ट्रक्चर, ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलता है। जो स्ट्रक्चर मिलता है वो होता है आपका 30% आपका बेसिक में और अलाउंसेस में जो होता है आपका, इसकी एक रेंज मान लेते हैं। ये अगर 30% इधर है तो 70% इधर होगा। तो लेट्स से कि अगर 40% इधर है तो 60% इधर होगा और 20% इधर है जस्ट इन केस, तो यहाँ पर आपका 80% होगा। दोस्तों ये बेसिक जो है अभी करंट सिनेरियोस में कम क्यों रखा जाता है कंपनीज के द्वारा? रीजन बीइंग कि ये हमारे ना ये वाला जो पोर्शन होता है बेसिक प्लस डीए, ये वाला है कंपोनेंट, वो सैलरी के जो मैंडेटरी पोर्शन है, मतलब सैलरी से आपका जो जो पीएफ का कंट्रीब्यूशन है, जैसे हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, ये लेबर
लॉ के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी है कि आपको देना ही पड़ेगा, एम्प्लॉयर को देना ही पड़ेगा। आपका ग्रेचुटी का पोर्शन हो गया, ये भी मैंडेटरी पोर्शन है। तो ये जो है, ये कंपोनेंट्स जो हैं, ये प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी, ये इसके बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। तो जितना ये ज्यादा होगा उतना ही इसमें कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। तो हाउ इट वर्क्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन दिस। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि अभी करंट में जो विदाउट वेज बिल 2019 के हमारे पास किसी भी एक्स एम्प्लॉय की सैलरी जो है वो 1 लाख पर मंथ है। ये हमारा वो सिनेरियो है जब हम करंट सिचुएशन में, करंट सिनेरियोज में, और ये हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आफ्टर वेज बिल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो अभी मान लेते हैं 1 लाख रुपए पर मंथ करंट सिनेरियो में कोई एम्प्लॉय विड्रॉ कर रहा है, तो उसका अगर मैं पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है 8.5% अगर मैं कंसिडर करता हूं, और उस, अब जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारे स्ट्रक्चर में, मतलब अभी करंट सिनेरियो के जो जो सैलरी स्ट्रक्चर में बेसिक का और अलाउंसेस का जो पोर्शन है 30%, 70%, इस तरीके कुछ रेशियो से चलता है। तो हम मान लेते हैं कि 30% का भी ये रेशियो है, बेसिक वाला, बेसिक प्लस हम डीए कंसिडर करते हैं इसको फॉर सिंपल कैलकुलेशन। बेसिक प्लस डीए हमारा 30% है ना, अदर देन दैट जो हमारे अलाउंसेस है वो 70% है। तो अगर मैं इस 30% को कंसिडर करता हूँ बेसिक में, 1 लाख का 30% हो गया मेरा 30,000, और इस 30,000 पे जब मैं कैलकुलेट करूंगा 8.5% जो मेरा पीएफ का एम्प्लॉय वाला कंट्रीब्यूशन आएगा वो आ जाएगा 2550, और सिमिलरली इतना ही एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा। ये वाला जो पोर्शन है दोस्तों, वो है ना आपकी सैलरी से डिडक्ट नहीं होता, ये एम्प्लॉयर की का कंट्रीब्यूशन होता है जो एम्प्लॉयर को आपको एडिशनली देना होता है। ठीक है, और ये हमारा पोर्शन हो गया। लेकिन अगर कम एम्प्लॉई का एम्प्लॉई 5 साल अगर कंपनी को दे चुका है, लगातार उसी कंपनी के लिए 5 साल काम कर चुका है, तो उसका आफ्टर 5 years उसका ग्रेचुटी का एंटाइटलमेंट आ जाता है, ग्रेचुटी के लिए एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो उस केस में ग्रेचुटी भी कंप्यूट करनी पड़ेगी। तो अभी नॉर्मल सिनेरियो में जस्ट इन केस अगर मान लो अगर इस एक्स एम्प्लॉय को 1 लाख रुपए पर मंथ मिल रहे थे और 30,000 उसका बेसिक था और 70,000 वाला जो था अलाउंसेस वाला पोर्शन था, ये अलाउंसेस वाला पोर्शन, तो हमारा जो बेसिक जो 30,000 था इसके ऊपर हम 8.5% पीएफ कैलकुलेट करेंगे, 2550 जो आएगा एम्प्लॉय का, और एम्प्लॉयर का शेयर इतना ही बराबर बराबर, जितना एम्प्लॉय का शेयर होता है उतना ही एम्प्लॉयर का शेयर। तो अगर हम इसको कंप्यूट करते हैं ये आता है, इतनी डिडक्शन हमारी मंथली सैलरी में से होगी नॉर्मल सिनेरियो में। अगर हम 5 साल तक किसी कंपनी के लिए काम नहीं करें, अभी सिर्फ 5 साल से कम हुए, तो ये सैलरी जो इन हैंड आ रही होगी आ जाएगी। मैं मान लेता हूँ कोई और डिडक्शन है ही नहीं, सिर्फ यही डिडक्शन है। वैसे काफ़ी सारी डिडक्शन और भी हो सकती हैं इसके अलावा, बट नॉर्मल सिचुएशन में हम ये एग्जांपल के लिए समझते हैं हमारा
कि हमारे पास कुछ और रिडक्शन नहीं करनी है। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो आ रही होगी सैलरी, ये आ रही होगी 97,450। अगर हमारे पास कोई और डिडक्शन नहीं है अपार्ट फ्रॉम पीएफ। अगर हम 5 साल से ज़्यादा या 5 साल कंप्लीट कर चुके हैं कंपनी के अंदर, तो उसमें ग्रेचुटी का जो पोर्शन है वो कंप्यूट होना स्टार्ट होगा। जैसे हम मान लेते 5 ही साल हुए हमको, तो बेसिकली जो ग्रेचुटी कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस, जितनी सर्विस आप कंपनी के लिए दे चुके हो उस नंबर ऑफ ईयर्स में इनटू में लास्ट ड्रॉन सैलरी। ये जो लास्ट ड्रॉन सैलरी की बात कर रहे हैं हम, ये दोस्तों ये वही सैलरी है जो आपकी ये वाली सैलरी है, बेसिक प्लस डीए वाली। तो आज की डेट में हम यही मानते हैं हमारी सैलरी जो हमें लास्ट ड्रॉन सैलरी है बेसिक प्लस डीए वाली वो 30,000 ही है, ये मान लेंगे। और फॉर्मूला हमारा जो होता है वो होता है 15/26, विच मीन्स कि हम हर एक साल के लिए जितने भी साल हमने कंप्लीट किए हैं और 6 महीने से ज़्यादा हो गए किसी या किसी साल में, तो उसको पूरा साल कंसिडर किया जाता है। तो मान लेते हैं अगर हमने 5 साल कंप्लीट किए हैं पूरे, तो उसमें आपको ये पुट करके 5 साल कंप्लीट किए और लास्ट ड्रॉन सैलरी मेरी 30,000 है जो बेसिक वाला पोर्शन है। और मैं इसे 15/26 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा जितना भी कंट्रीब्यूशन आएगा वो एम्प्लॉयर को मेरी जब भी मैं रिटायर होता हूँ वैसा रिटायरमेंट बेनिफिट देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट में ये ऐड करना पड़ेगा बेसिकली, अपार्ट फ्रॉम ये हमारा पीएफ के। ये जो हमारा आएगा 86,538, ठीक है, राउंड ऑफ में 86,000 समझ लेते हैं इसको, 86 के, ठीक है। ये हमें रिटायरमेंट बेनिफिट्स जो पीएफ हो गया हमारा हमारा उसके साथ ही ग्रेचुटी भी हमको, अगर 5 साल की सर्विस हमारी कंप्लीट हो चुकी है तो दो एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ये पे करना पड़ेगा। बेसिकली दिस इज द कॉस्ट फॉर द एम्प्लॉयर एंड बेनिफिट फॉर द एम्प्लॉय। अगर इस सिनेरियो में अगर मैं बात करूं इन्हीं दो चीज़ों की कि 1 लाख सैलरी थी एम्प्लॉय की और सेम हमारा इस एम्प्लॉय की 1 लाख सैलरी मान लेते हैं जैसे उसमें माना था पर मंथ, ठीक है। यहाँ पर नए वेज कोड के अकॉर्डिंग हमको ये देखना पड़ेगा कि इसका बेसिक जो है वो 50% मिनिमम हो और अलाउंसेस में बाकी अलाउंसेस में हो। तो हमें यहाँ 50,000 लेना पड़ेगा और यहाँ बाकी 50,000 हमारी सैलरी का पोर्शन ये हो जाएगा। तो इस 50,000 में यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं ये बेसिक प्लस डीए वाला पोर्शन है। अब हमारा बाकी का जो जैसे कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आ रहा था पीएफ वाला, ये पीएफ वाला कंट्रीब्यूशन जो है वो अब इस पे कंप्यूट होगा 50,000 पे। मैं अगर 50,000 पे पीएफ कंट्रीब्यूशन देखूं जो मेरा 8.5% होता है वो आएगा 4250, राइट। तो पहला कंट्रीब्यूशन ये पहले हमारा आ रहा था पुराने मेथड से, मतलब जो अभी करंटली चल रहा है एज ऑफ नाउ बिना वेज बिल के इम्प्लीमेंटेशन के, वो आ रहा था मेरा 2550 और अभी आ रहा है 4, इसके बाद इंप्लीमेंट होने के बाद आएगा 4250, विच मीन्स कि पहले डिडक्शन हमारी कम थी लेकिन अब बढ़ जाएगी कितने से, ये 1700 से, ठीक है। तो मेरी नेट जो सैलरी आनी होगी मान लेते हैं कोई सेम की, इसमें और कोई डिडक्शन नहीं है और 5 साल वाला अभी हमने सिनेरियो नहीं कंप्लीट किया, 5 साल में से कंपनी में नहीं हुए, तो इन हैंड जो सैलरी आएगी
1,00,000 माइनस 4250। मैं इसमें एम्प्लॉयर का शेयर डिडक्ट नहीं कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी कंपनीज में सीटीसी में इंक्लूड करके बताते हैं कि आपकी सीटीसी का पोर्शन है, तो वहाँ नॉर्मली होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करते हैं वो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की का जो पीएफ कंट्रीब्यूशन है वो दोनों ही एक एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट कर देते हैं। बट मैं कंसीडर कर रहा हूँ इस एग्जांपल के लिए कि एम्प्लॉय का शेयर ही डिडक्ट हो रहा है। यहाँ आपको इन हैंड सैलरी जो आएगी वो 9,750, और यहाँ हमें आ रही थी 9,7,475। तो हम आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी सैलरी जो है तो उस पर फर्क पड़ेगा, जितना कंट्रीब्यूशन हमारा ज़्यादा डिडक्ट होगा पीएफ का उतनी हमारी इन हैंड सैलरी रिड्यूस होगी। अब कंसिडर कर लेते हैं कि हम 5 साल जो है यहाँ पर कम कंसिडर करते हैं कि हमने नंबर ऑफ ईयर है ना वो 5 साल हो गए, ये सर्विस जो हो चुकी है, मान लेते हैं कि 5 साल हो गए। तो उसमें उस केस में हम ग्रेचुइटी जो कंप्यूट करेंगे उसमें जैसे फॉर्मूला प्रीवियसली बताया था मैंने, मान लेते 5 साल हमें सर्विस दिए हुए इस कंपनी को, और हमारा पहले हमने कंसिडर किया कि हमारा 30% बेसिक और डीए था, अभी हमें 50% रखना पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी हो गया। तो अब 50,000 हमारी लास्ट ड्रॉन सैलरी है, और हमारा 15/26, क्योंकि हम ये कंसिडर करते हैं कि हर एक कंप्लीटेड ईयर के लिए हमें 15 दिन की सैलरी जो है एज अ ग्रेचुटी देनी पड़ेगी। तो अगर इसकी कंप्यूटेशन देखें तो टोटल हमारी जो ग्रेचुटी आएगी वो समवेयर अराउंड 144 और 145 के अराउंड आएगी, विच मीन्स अगर आप देखेंगे यहाँ जो हमारा 86 के हमारा आया था ग्रेचुटी का पोर्शन, और यहाँ पर 144, अब इसमें 14 एंड 44 समवेयर अराउंड 58 के जो है हायर रिटायरमेंट बेनिफिट में ऐड होगा, कि हमें जो जब एम्प्लॉय रिटायरमेंट होगी उसकी तो 58,000 रुपये इस बिल के आने की वजह से जो है वो बढ़ जाएंगे, मतलब एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर मैं बात करें तो यहाँ पर आप नेट टू नेट देखेंगे 2550 और 4250, ये जो डिडक्शन है ना इन हैंड मंथली आपकी 1700 बढ़ जाएगी, जिसका मतलब आपकी सैलरी जो है 1700 से कम आ रही होगी। तो हाँ, क्या ये बिल आने की वजह से आपके की नेट सैलरी में रिडक्शन होगी? अगर एग्जैक्टली एज इट इज ये इम्प्लीमेंट हो जाता है जैसे कि इसके प्रोविजंस एज ऑफ नाउ, अभी क्लैरिफिकेशन कुछ आए तो बाद में कह नहीं सकता, लेकिन अभी तक जो सिनेरियोज हैं हाँ वो ये कंसिडरेबली बोलते हैं कि बताते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी गोइंग टू बी रिड्यूस। और सेकंड, अगर हम देखें एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से, उसका पीएफ का कंट्रीब्यूशन जो है जो 2550 आ रहा था वो एम्प्लॉयर के बराबर होता है, तो उसका भी कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, तो एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, एम्प्लॉयर कॉस्ट जो है वो भी बढ़ जाएगी पीएफ की कंट्रीब्यूशन वाली, और आपकी ग्रेचुटी में भी, जैसे आपने एग्जांपल में देखा। तो ये एग्जांपल से हमने देखा कि हाँ हमारे पास एक तो हमारी इन हैंड सैलरी वो कम हो सकती है, सेकेंडली हमारे जो रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ेंगे, ये एक एडवांटेज है। और कंपनीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो उनकी कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन जो एम्प्लॉयज को जो सैलरी के देंगे वहाँ पर वो पे ऑफ कंट्रीब्यूशन उनका वहाँ बढ़ जाएगा, तो कंपनी के लिए कॉस्ट बढ़ेगी, और जो 5 इयर्स या उससे ज़्यादा के जो एम्प्लॉयज ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं वहाँ पर उनके लिए कॉस्ट जो है ज़्यादा रखनी पड़ेगी कंपनी को, क्योंकि अब जो है 50% मिनिमम बेसिक होना मैंडेट हो जाएगा। अगर बात करें हम कि इस वेज बिल के आने से, इम्प्लीमेंट होने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो एक तो बताया
कि सैलरी रिड्यूस हो सकती है, इन हैंड सैलरी। ये एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं मैं। रिटायरमेंट बेनिफिट बढ़ जाएंगे। और इसका इम्पैक्ट कंपनीज पे क्या पड़ेगा? एम्प्लॉयर्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूँ। एम्प्लॉयर की जो कॉस्ट है दोस्तों, वो कॉस्ट जो है, जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट होंगे, चाहे वो पीएफ का कंट्रीब्यूशन हो, चाहे वो ग्रेचुटी का हो, वो सारे बढ़ जाएंगे। बेसिकली अगर हमें इसको रिटायरमेंट बेनिफिट कह दूं, इसमें सारे रिटायरमेंट बेनिफिट आ जाएंगे। वो इम्प्रूव होंगे यहाँ पर, तो इनके लिए जो ये है कॉस्ट, एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से इनकी ये कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी। जो बड़ी कंपनियां हैं, उन जिनका एम्प्लॉयज जो बेस होगा इंडिया के अंदर, जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो उनके लिए ह्यूज कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। सैलरी कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट, जो भी बोल रहे हैं इसको, जिनका ह्यूज एम्प्लॉय टर्नओवर है, उनके लिए बहुत बढ़ जाएगी। तो दे माइट पॉसिबली, हो सकता है कि अगर ये अभी इनको ऑपरेशन जो है इंडिया के अंदर करने में थोड़ा सा चीप पड़ रहा हो, रीजन बीइंग इंडिया में हम ये मेंसिस आती इसलिए कि वी पीपल आर अवेलेबल फॉर लेस सैलरीज देन दे एक्चुअली आर पेइंग आउट ऑफ कंट्री, आई मीन इन डिफरेंट कंट्रीज। तो ये एक रीजन, बड़ा रीजन है कि एमएनसीज जो है यहाँ अपना सेटअप करती हैं और इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं। कंपनीज जो हैं विल ट्राई टू मूव अदर कंट्रीज। टू अदर कंट्रीज जहां पर अभी भी लेबर जो है, बेसिकली लेबर ना बोलें तो यहाँ एम्प्लॉय, एग्जीक्यूटिव्स, या जो स्किल्ड जो लोग हैं, वो अभी भी कम कॉस्ट पे अवेलेबल है। लेस सैलरी कॉस्ट जहाँ भी होगी, लेस सैलरी पे अवेलेबल होंगे, दे विल ट्राई टू मूव आउट देयर। पॉसिबली चांसेस होते हैं, क्योंकि जब जब आपका $1 million की कॉस्ट सडनली इंक्रीज हो जाती है, तो ऑप्शंस ढूंढती है कंपनी।